नमस्कार दोस्तों, वेल्थ ट्रेजर के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करके हर कोई पैसे कमाना चाहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, या स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। सबसे पहला क्वेश्चन हर इन्वेस्टर के मन में यही आता है कि हम अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें ताकि हमें रिटर्न भी अच्छा मिले और हम अपनी जॉब के साथ साथ स्टॉक मार्केट से भी अच्छा पैसा कमा पाए। इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आपको इंडिया के सारे लीडिंग ब्रोकर्स का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, जिसमें से आप अपनी इच्छा अनुसार डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप मल्टीबैगर स्टॉक को किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस भी स्टॉक को आप बाई कर रहे हैं, वो कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है, यानी मेनली उस कंपनी का बिजनेस क्या है, करंट में उसका बिजनेस कैसा चल रहा है और उस बिजनेस में फ्यूचर में ग्रो होने की संभावनाएं कितनी है। जिस बिजनेस में फ्यूचर में ग्रो होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, उस स्टॉक में या उस कंपनी में इन्वेस्ट करने पर आपके कैपिटल में भी ग्रो होने की संभावनाएं भी उतनी होगी। जितनी ज़्यादा संभावनाएं कंपनी के ग्रो होने में होगी, उतनी ज़्यादा संभावनाएं आपके कैपिटल के ग्रो होने के भी होगी। इसलिए दोस्तों, आपको ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करना है जिनके फ्यूचर में ग्रो होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हो और हाल फिलहाल में भी वो कंपनी अच्छा कर रही हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी आपको ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करना है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर कंपनियां तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्मॉल कैप कंपनियां, एक होती है मिड कैप कंपनियां और एक होती है लार्ज कैप कंपनियां। स्मॉल कैप कंपनियां वो होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम होती है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों अगर वो कंपनी 5,000 करोड़ रुपए की है तो वो फ्यूचर में 10,000 करोड़ की भी हो सकती है, 1,00,000 करोड़ की भी हो सकती है। वहीं अगर मिड कैप कंपनीज की बात करें, मिड कैप कंपनियां वो होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए तक होती है। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क स्मॉल कैप कंपनीज से थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में ग्रो होने की संभावनाएं स्मॉल कैप कंपनी से थोड़ी कम होती है। इसके बाद आती है लार्ज कैप कंपनीज। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। इनमें रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन फ्यूचर में ग्रो होने की संभावना भी बहुत ही कम होती है। इसलिए दोस्तों, आपको ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, यानी एटलीस्ट वो कंपनीज स्मॉल कैप कैटेगरी में होनी चाहिए। स्मॉल कैप से कम कैटेगरी में आती है तो उन कंपनीज को आपको एक बार अवॉइड करना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डेट। डेट का मतलब होता है दोस्तों कर्जा, यानी उस कंपनी पर कर्जा कितना है, उस कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कितना कर्जा ले रखा है और उस कर्ज को लेने के बाद कंपनी ने उस कर्ज का किया क्या, यानी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया या नहीं किया। अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया, अपनी एसेट्स को नहीं बढ़ाया और उस पर अगर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी कंपनी से भी आपको दूर रहना चाहिए। ऐसी कंपनीज को आपको सिलेक्ट करना है जो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो। अगर डेट हो भी तो वो 2-3 साल के प्रॉफिट से उसको रिकवर कर सके। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रॉफिट। आपको यहाँ पर देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा। जिस कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता है वो फ्यूचर में भी ग्रो करती है, और जिस कंपनी का प्रॉफिट लगातार घटता है वो फ्यूचर में भी ग्रो नहीं कर पाती। तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं, उनमें आपको एवरेज प्रॉफिट देखना है कि कंपनी का एवरेज प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है। जिस कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है, और जिस कंपनी का प्रॉफिट लगातार घट रहा है या लॉस हो रहा है उस कंपनी को आपको अवॉइड करना है। लेकिन दोस्तों, जो कंपनी प्राइमरी फेज में होती है या जिस कंपनी को शुरू हुई है अभी थोड़े ही साल हुए हैं
वो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ एसेट्स बाय करती है, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो इसलिए उसका प्रॉफिट भी आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रॉफिट लगातार घट रहा है या लॉस लगातार बढ़ रहा है तो ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी में शेयर होल्डर्स का जितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है उस पर कंपनी रिटर्न कितना दे रही है। और यहाँ पर जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज्यादा होता है वो कंपनी नॉर्मली अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा होता है वो कंपनी नॉर्मली अच्छी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो वहाँ पर आपको पिछले 3 से 5 साल का भी रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है कि कहीं रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर पिछले 5 साल या पिछले 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी को 15% के आसपास मेंटेन किया जा रहा है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE के बारे में पता नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर पूरा कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक समझना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिस कंपनी का 18% से ज़्यादा होता है वो कंपनी नॉर्मली अच्छी मानी जाती है, और जिस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% या 30% से ज़्यादा होता है वो कंपनी तो बहुत ही शानदार कैटेगरी में आती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन जो नॉर्मल या एवरेज जिसको माना जाता है वो अगर 18% से ज़्यादा है तो वो कंपनी भी अच्छी कंपनीज की कैटेगरी में आती है। इसके बाद अगला की पॉइंट आता है PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। नॉर्मली दोस्तों ये माना जाता है कि जिस कंपनी का PE रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, लेकिन PE रेशियो ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कम होने का मतलब है कि उस स्टॉक का प्राइस लगातार गिर रहा है। अगर पहले उस स्टॉक का प्राइस ज़्यादा था अब PE रेशियो कम हो रहा है, इसका मतलब है कि उस स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। अगर हम PE रेशियो को एकदम आसान भाषा में समझे तो PE रेशियो का मतलब होता है दोस्तों कि हमें किसी भी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का PE रेशियो 20 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में हमें 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों PE रेशियो EPS पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब हम PE रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो स्टॉक की प्राइस होती है उसको EPS से डिवाइड करना पड़ता है। और दोस्तों आपको PE रेशियो को सेक्टर वाइज भी कंपेयर करना चाहिए, उसी सेक्टर की अदर कंपनीज का PE भी आपको कंपेयर करना चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो उस सेक्टर की अन्य कंपनियां हैं उनका PE रेशियो भी आप जरूर देखें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है ऐसा कैश फ्लो जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है उसको फ्यूचर में वह किसी भी काम में ले सकती है, यानी ऐसा कैश जिसको अभी कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज नहीं कर रही है, कंपनी के पास वो बैलेंस के रूप में पड़ा हुआ है, उसको फ्री कैश फ्लो बोला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के पास आवश्यकता से ज़्यादा भी फ्री कैश फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस कंपनी के पास ज़्यादा कैश फ्लो होगा तो वो अपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर वर्क नहीं कर पाएगी, यानी आने वाले जो भी उसके फ्यूचर प्लान है उन पर वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए जितनी कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट है उतना ही उसके पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए। एक सीमा के बाद अगर फ्री कैश फ्लो ज़्यादा होता है तो वो भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रोमोटर्स होल्डिंग। दोस्तों जिन लोगों ने इनिशियली कंपनी को शुरू किया था उनको प्रोमोटर बोला जाता है, और उनके पास जितने स्टेक्स होते हैं उसको प्रोमोटर होल्डिंग्स बोला जाता है। यानी कंपनी को इनिशियली जिन लोगों ने शुरुआत किया था, जिन्होंने अपनी इनिशियल कैपिटल लगाकर कंपनी को शुरू किया था, उनके पास फिलहाल उस कंपनी की कितनी होल्डिंग्स है, कितने स्टेक्स है, उसको ही प्रोमोटर होल्डिंग्स बोला जाता है। यहाँ पर एक मिनिमम क्राइटेरिया हम अगर मानकर चले तो प्रोमोटर्स होल्डिंग कम से कम 30% या 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 40% या उससे ज़्यादा है तो वो उस कंपनी के लिए अच्छा सिग्नल होता है। इसलिए यहाँ पर हम अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग केस में सिनेरियो अलग हो जाता है। बैंकिंग केस में हमें प्रोमोटर होल्डिंग नहीं देखनी होती। बैंकिंग स्टॉक्स के लिए
मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि बैंकिंग स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ वो बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको अप्लाई नहीं करना है। इसमें कुछ क्राइटेरिया बैंकिंग्स में भी अप्लाई होते हैं, लेकिन प्रमोटर्स होल्डिंग बैंकिंग में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि किसी भी एक व्यक्ति के पास प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग्स नहीं देखना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये देखना है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग कहीं कम तो नहीं हो रही। वो ज़्यादा हो रही है तो वो अच्छी बात है, लेकिन प्रोमोटर्स होल्डिंग जिस कंपनी में लगातार कम हो रही है उन कंपनियों से भी हमें दूर रहना है, उन कंपनियों को भी हमें अवॉइड करते हुए चलना है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी पर शेयर कितना कमाई कर रही है। जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होता है उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। और दोस्तों अर्निंग पर शेयर को भी हमें अदर कंपनी से भी कंपेयर जरूर करना चाहिए। जिस सेक्टर का स्टॉक हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस सेक्टर की अदर कंपनीज का अर्निंग पर शेयर भी हमें जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ की पॉइंट्स है जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आप अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ की पॉइंट्स। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स बताए हैं उनको आप प्रैक्टिकली किस प्रकार देख सकते हैं और मात्र 5 मिनट में मल्टीबैगर स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में आना है और वहां पर आपको सर्च करना है screener.in। screener.in एक वेबसाइट है जिस पर आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की डिटेल देख सकते हैं, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड सारी डिटेल आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में सर्च बार मिलेगा जिस पर जाकर आप किसी भी कंपनी का नेम टाइप करके उस स्टॉक को सर्च कर सकते हैं और उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आयसर मोटर को सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ई टाइप किया, यहाँ पर सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है आयसर मोटर को। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो मेरे सामने आयसर मोटर की जो डिटेल है वो शो होने लग जाएगी। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मार्केट कैप है, नीचे यहाँ पर स्टॉक का प्राइस है, इसका हाई लो देखने को मिल जाएगा, स्टॉक पीई, इसके नीचे आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमने यहाँ पर की पॉइंट्स में बात करी थी, उसके नीचे यहाँ पर आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, प्रोमोटर्स होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, उसके नीचे यहाँ पर आपको पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट वर्सेस 3 ईयर यानी पिछले 3 साल का प्रॉफिट और आज के प्रॉफिट में जो कंपैरिजन है वो देखने को मिल जाएगा, फ्री कैश फ्लो देखने को मिल जाएगा, डेट देखने को मिल जाएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार जो मैंने यहाँ पर मेन की पॉइंट बताए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आप यहाँ पर किस प्रकार अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी कंपनी को अपनी क्राइटेरिया के बेस पर किस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे में एक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में एक क्वेरी का बॉक्स मिलेगा, इसमें आप अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया मैंने बताया है उस क्राइटेरिया को आपको इस क्वेरी वाले बॉक्स में एंटर करना है और एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर जो रन दिस क्वेरी है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिल्टर होकर वो स्टॉक आ जाएंगे जो क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया है, जो की पॉइंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं उनको टाइप करके अपनी क्वेरी बनाकर सर्च करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी क्वेरी क्रिएट कर ली है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से ज्यादा है, उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग 30% से ज्यादा होनी चाहिए, इसके बाद डेट 1000 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, इसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ 0 से ज्यादा होनी चाहिए यानी लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए, कंपनी में लॉस नहीं होना चाहिए, इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें शामिल होना चाहिए, इसके बाद फ्री कैश फ्लो लास्ट ईयर में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा होना चाहिए, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का 15% से ज्यादा मेंटेन होना चाहिए, इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% से ज्यादा होना चाहिए, इसके बाद पी रेशियो 10 से
ज़्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी क्वेरी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, यानी अपना स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद नीचे यहाँ पर जो रन दिस क्वेरी का टैब दे रखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने स्टॉक फिल्टर होकर आ जाएंगे। जो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया डाला है, जो हमने की पॉइंट्स डाले हैं, उनके बेस पर स्टॉक यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया डाला है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फिल्टर होकर 87 स्टॉक आ गए हैं, यानी 87 कंपनीज आ गई हैं जिनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है, जैसे यहाँ पर पी दिया हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है, आरओसी दिया हुआ है, फ्री कैश फ्लो दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, आरओई दिया हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ दी हुई है, ईपीएस दिया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी स्टॉक को अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फिल्टर लगाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप मल्टीपिगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप मात्र 5 मिनट में अपनी क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।